हिंदी की वरिष्ठ लेखिका शशि श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी सुनिए रोशनी रूबरू। शशि श्रीवास्तव जी स्वतंत्र लेखन करती हैं। उनकी कहानियाँ, आलेख और समीक्षाएं लगभग सभी प्रमुख हिंदी दैनिकों तथा मैगजीन्स और पत्रिकाओं में छपती हैं। उनके 2 कहानी संग्रह भी आ चुके हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नश्तर सी तीखी तेज धूप व लू के थपेड़े, कोई हमारे सामने आकर तो देखे, चमड़ी न उधेड़ दी तो वाले तेवरों में वसूली गैंग के गुंडे से समूचे परिवेश पर काबिज थे। अम्मू भी कम नहीं, उनके तेवर भी उधेड़ दो, हमका डरते हैं वाले मुकाबले के लिए तैयार। आदत के मुताबिक रुक रुक के दरवाज़ा खटखटा रही थी। अब इतनी दोपहर में नींद से बोझल आंखें लिए मैं ऊबी उकताई दृष्टि से खिड़की का पल्ला खोलकर गेट की तरफ देखने लगी। गेट पर बाजी खड़ी थी, सर पे कफन की तरह सफ़ेद दुपट्टा लपेटे। अरे, इतनी धूप में आपको आना पड़ा ताहिर? उनके हाथ से सिले कपड़ों का पैकेट लेते हुए मैंने पूछा था। नाम न ले उदहजार का। दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछती अम्मू बरामदे में ही बैठ गईं। उनके बैठ जाने पर उनके चेहरे पर निगाह पड़ी तो पाया कि उनकी आंखें सुर्ख और पपोटे सूजे हैं और वे अपने आंसू पोंछ रही थीं, पसीना नहीं। पसीना तो उनके आता ही नहीं, वे कई बार बता चुकी थीं। लगा जैसे वे रास्ते पर रोती हुई आई हैं और अब भी उनके भीतर का गुबार शांत नहीं हुआ है। भीतर कहीं दर्द का दरिया बह रहा है, जिसकी नमी आंखों की सतह पर ठिठक गई है, छूते ही धारों धार बरस पड़ेगी। अंदर आइए, यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैंने कमरे के अंदर घुसते हुए उनसे कहा। आम दिनों में उस जगह से टस सा मस न होने वाली अम्मू आज किसी आज्ञाकारी बच्चे सी मेरे पीछे चली आईं और दीवार का सहारा लेकर कटे पेड़ सी ढह गई थीं। क्या हुआ आज फिर? ताहिर से कहा सुनी। इससे पहले कि बाजी अपना मुंह खोले, गेट फिर खटका। मैंने आंगन में जाने के बजाय फिर खिड़की का सहारा लिया। गेट पर निशा खड़ी थी, दुपट्टे से मुंह लपेटे। आज कॉलोनी जाएंगी? उसने मुझे देखते ही पूछ लिया। क्यों, कुछ मंगाना है? मंगाना कुछ नहीं, ब्लाउज़ देने हैं ठीक कराने को। इस बार पता नहीं किसकी नाप से सिल दिए, मेरी नाप के तो है नहीं, कपड़ा बस मेरा है। इनका भी अब काम में मन नहीं लगता। एक सांस में ही उसने शिकायतों की गठरी खोल डाली। जब से मुन्नी थोड़ी सयानी हुई है, उसके नाज नखरे शुरू हो गए हैं। तब से ये आम धारणा बन गई है उनके बारे में, खासकर निशा की, कि अम्मू का मन अब काम में नहीं लगता। एक आंख मुन्नी पे रहती है, एक आंख से सिलाई करती हैं। फिर अच्छे काम की उम्मीद करना ही मूर्खता है। एक तो कपड़ा खराब कराओ, ऊपर से सिलाई भी दो, ये अच्छा है? निशा अक्सर मेरे सामने अम्मू में कीड़े निकालने लगती है। फिर क्यों सिलाती हो अम्मू से? मेरे मुंह से औचक निकल गया था, पर मैंने आगे के शब्दों का बीच में ही गला घोंट दिया था। अम्मू की जैसी मना स्थिति है, उसमें वे किसी और के सामने अपना मुंह नहीं खोलेंगी। अगर ये अंदर आई तो वे चुपचाप बिना कुछ कहे चली जाएंगी। अम्मू कपड़े सबके सिलती हैं, पर हर वक्त उनके सर पर लदी रहने वाली गठरी में बंद दुख दर्दों की सीवन मेरे सामने ही उधेड़ती हैं। किसी को उनके बारे में जानने की ना इच्छा है और ना ही वक्त। वक्त तो मेरे पास भी नहीं, पर अम्मू के लिए निकाल लेती हूँ। मैं सोच रही थी, फिर भी औपचारिकता निभाई। अंदर आओ, गेट खुला है। अभी नहीं, अभी तो खाना भी नहीं बना, कहती वो अपने घर की ओर मुड़ गई। इससे पहले कि मैं खिड़की बंद करूं, वो वापस मुड़ी और बोली, अरे हरी धनिया होगी जरा सी? हाँ ले लो, आओ। मैंने मुंह छूने भर को कहा था कि वो बोल पड़ी, अरे नहीं, यहीं से पकड़ा दीजिए, रिंकी खाना मांग रही है, अभी ब्लाउज़ दे जाऊंगी, जरा उनको दे आइएगा। उसने कहा था। कुछ ही देर में वो ब्लाउज़ के साथ शिकायतों का पुलिंदा फिर खोल गई। आधे अधूरे कपड़े भेज दिए, पता नहीं 4 दिनों में क्या कर लेंगी। ठीक से सिले नहीं, तभी खुद देने नहीं आई। तोते को छींक आ गई होगी, बस लेके बैठ गई होंगी। निशा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा था। चिंता न करो, ठीक कर देंगी, पहले भी तो कितनी बार ठीक किया। मेरी बात के बीच में वो बोल पड़ी थी। पहले तो बहुत कुछ कर देती थी, पर अब तो उस तोते के नाज नखरों के मारे
इतना काम फैला लिया है कि हमारे काम की तो चिंता ही नहीं। जानती हैं ना कि हम कहाँ जाने वाले। पिछली दिवाली की याद नहीं, ऐन पूजा के पहले ब्लाउज़ लेकर आई थी। पूजा में बिना धुला ब्लाउज़ पहनना पड़ा था मुझे। शाम को जाएं तो देख लीजिएगा, ना सिल पाएँ तो वापस कर दें, फिर लौट कर देखूँगी। ना होगा तो फिर कोई और बुटीक ढूंढा जाएगा। निशा का गुस्सा सातवें आसमान से नीचे उतरने को तैयार ही नहीं था। वो कई बार पहले भी अम्मू से आगे कपड़े ना सिलवाने की कसम खा चुकी थी, पर हर बार लौट के बुद्धू घर को आए वाला मामला हुआ था। अपने तोते से फुर्सत मिले तब ना। आप माने या ना माने, जब से इनका तोता स्कूल जाने लगा है तब से काम में मन नहीं लगता इनका। निशा को पूरा यकीन है कि मैं अम्मू की पैरोकार हूँ, सो उनकी गलतियों का बखान पहले मुझसे ही करती है, उसके बाद अम्मू का नंबर आता है। दरअसल कई बार मैंने इस बात पर अम्मू की पैरोकारी की भी है कि अम्मू अपनी बच्ची से कितना प्यार करती है, कितना नहीं, ये वे जाने। इस बात पर उंगली उठाने का क्या मतलब है। अब ये तो कहीं नहीं लिखा कि गरीब आदमी अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकता। वे उसे चांद सितारे तोड़ कर दे दें, हमें क्या करना। इस बात का निशा ने बहुत बुरा मान लिया। कई दिन उसका मुंह फूला रहा। उसका पक्का यकीन है कि अम्मू के काम में ढिलाई की वजह मुन्नी ही है। अम्मू या तो अपना काम करें ठीक से, या तो बैठकर अपनी मुन्नी की मिजाज पुरसी करती रहें। अब बहुत हो गया। अम्मू की भी अपनी मजबूरी है। इधर मुन्नी को छींक आई, उसके हाथ पाँव में हरारत हुई कि बाजी के हाथ पाँव फूले। काम धंधा खाना पीना सब छोड़ के बैठ जाती हैं। कई बार मैंने समझाया भी कि जरा जरा सी बात पर इतना परेशान क्यों हो जाती हैं। बच्चा है, ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार तो लगा ही रहता है। का करें, बड़ी मुश्किल से अल्लाह मियाँ ने हमें ई नेमत अता करी है। ई का कोनो तकलीफ़ होते तो हमरे हाथ पाँव फूल जाते हैं। हमसे कछु होते नहीं। बाजी सफाई देती, बस एक यही खराबी है अम्मू में, बाकी वे हीरा हैं। एक तो घर बैठे कपड़े सिल जाते हैं, दूसरे कपड़ों में थोड़ी बहुत कढ़ाई या लेस वगैरह लगाने का कोई अलग से पैसा नहीं लेती। फिर भी कभी कभी वक्त पर कपड़े न दे पाने की एकमात्र कमी इन लोगों के लिए उनका अक्षम्य अपराध क्यों बन जाता है। इसलिए कि वे गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं। उन हाई फाई बुटीक की तरह नहीं जो ग्राहकों को अपने ठेंगे पर रखते हैं। और ये लोग इससे पहले कपड़े देने लेने के लिए खुशी खुशी 10 चक्कर लगाया करती थी। तब बुटीक वालों पर इतना गुस्सा कभी नहीं आया निशा को, या घर में और किसी को भी। सच ही कहा है किसी ने कि इंसान आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों की कद्र नहीं करता। विचारों के समुद्र में डुबकियां लगाती मैं कब अपने घर से निकलकर अम्मू का द्वार खटकाने लगी थी, मुझे पता ही नहीं चला। अंदर से अम्मू की तीखी तुर्श आवाज़ से ये मेरा पहला परिचय था। आखिर ऐसा क्या हो गया अम्मू के साथ कि उनको इतना गुस्सा आ रहा है। तभी ताहिर के चबा चबा कर बोले गए उन शब्दों ने मुझे सब समझा दिया। ई तुम्हारी कोई नहीं, ओके लिए जान देती हो, और हम तुम्हारे सगे भतीजे, ओकी कोनो चिंता नहीं। ई बुचिया हमार कोई नहीं और तुम सगे, बड़े आए सगे। जब हम ई जमीन पे आपन ठिकाना बनाए लिए तो सब सगे चले आए। ऊ दिन जब आदमी के मरे के बाद ससुराल से निकाल दी गई थी और तुमरे अब्बा से 2-4 दिन रहे की मोहलत मांगी रही, तब तुमरे अब्बा की जुबान नहीं खुली कि चलो जब तक कोनो ठिकाना नहीं तब तक बनी रहो। वही तुमरे अब्बा जब तुम्हारी अम्मा के मरे के बाद तुमका हमरे मत्थे मढ़े चले आए, तब हम सगे हुई गए, बड़े आए सगे। कान खोल के सुन लो, ई बुचिया के सिवा हमार कोई सगा नहीं है इस दुनिया में। मेरे हल्के हाथों से द्वार पर की गई खटखट की आहट शायद उन दोनों की आपसी मुहाचारी के शोर में मिला गई थी। इसीलिए अम्मू और ताहिर एक दूसरे पर जवाबी गोलाबारी में लगे हुए थे। मैंने इस वक्त चुपचाप लौट जाना ही मुनासिब समझा, पर ताहिर के उस रहस्योद्घाटन ने मेरी निगाहों में अम्मू का कद और बढ़ा दिया था। मैंने तय कर लिया था कि ये बात फ़िलहाल ना मैं किसी से कहूँगी और ना अम्मू के सामने ही ये जाहिर करूँगी कि मैंने ताहिर की बातें सुन ली हैं। अगर वे कभी बताएंगी तो ठीक है, मैंने खुद को समझाया था जैसे। इसी बीच अंधेरे के अजगर ने बाजी की पूरी बस्ती को निगल लिया था। ऊपर से लाइट भी चली गई थी। अंधेरा और बस्ती की खस्ता हाल सड़क देख मेरी किसी भी गलती पर कटखन्ने कुत्ते सी दौड़ पड़ने वाली सयानी दांत पीसने लगी थी।
क्या ज़रूरत थी इस तरह देर शाम अम्मू के यहाँ आने की? किसी गड्ढे में पैर फंस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, जैसे तैसे चींटी जैसी चाल से संभल संभल कर अम्मू की बस्ती वाली टूटी सड़क पार कर कॉलोनी वाली मेन रोड पर पहुंची थी कि पीछे से चिर परिचित चप्पल की घसड़ फसड़ आवाज़ सुनाई पड़ी थी। पलट कर देखा तो सदा की तरह अपनी ही धुन में लंबे लंबे डग भरती अम्मू चली आ रही थी। अम्मू, इस वक्त? मैंने उन्हें देखते ही पुकार लिया था। अरे मंजली बहू, आप इधर से कैसे? वो दवाई उधर नहीं मिली सो इधर आना पड़ा, पर आप? सफाई देने के बाद मैंने पूछा। बुचिया का लिवाए जा रही हैं, सामने के घर में चल रहे ट्यूशन सेंटर की ओर इशारा किया था उन्होंने। आप तनी देर रुको, हम भीतर से बुचिया का लिवा लाई। अम्मू झटपट गेट खोलकर भीतर चली गई। मैंने तब तक थोड़ी सब्जी ले ली। बहू जी, ई भूखी हुई है, ये का तनी कुछ खाए के ले गई, फिर आपसे बात करी था। सहसा मुझे निशा की बात याद आ गई। 10-10 मिनट पे कुछ ना कुछ ठूंसती रहती है, फिर भी हमारी बुचिया कुछ खाती नहीं का रोना। अब उसके बदन पे मांस नहीं चढ़ता तो कोई क्या करे। बाजी इधर उधर देखने लगी कि उनकी बुचिया को आइसक्रीम का ठेला दिखाई पड़ गया। बस वो उधर ही दौड़ पड़ी। अम्मू भी उसके पीछे हो ली। उनकी बुचिया एक घर के बाहर फुलवारी के लिए बने घेरे पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगी। बाजी जल्दी से मेरी ओर बढ़ाई। कुछ देर कुछ सोचती सी इधर उधर का जायज़ा लेती रही, फिर बोली, बहू जी, आपको देर तो नहीं हो रही है? कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप यहाँ मिल गई, नहीं तो सवेरे सवेरे आपके घर आती हम। अम्मू कुछ संकोच व बेचारगी के भावों से मेरी तरफ देख रही थी। अम्मू ज़रूर किसी नई आफत से मुकाबिल हैं। आखिर इस ऊपर वाले को मुसीबतों का ठीकरा फोड़ने को अम्मू के सिवा और किसी का सर नहीं मिलता। अम्मू का मुरझाया चेहरा देखती सोच रही थी मैं कि अम्मू बोल पड़ी, बहू जी, आपको देर हुई रही होगी, अभी आप जाओ, हम सुबह आ जाएंगे। अरे नहीं, ऐसी भी क्या देर, आप बताओ, पर यहाँ इतनी आवाजाही के बीच? अम्मू मेरे सवालों को हवा में लपक कर जल्दी से बोली, वो गाड़ी खड़ी है ओके पीछे। अम्मू हाफती डांफती लंबे लंबे डग भरती एक गाड़ी की ओर लपक ली। मैं भी उनके पीछे हो ली। हाँ, अब बताइए, मैंने उनसे पूछ लिया। का बताई बहू जी, हमार तो तकदीरें ख़राब है। चाहे जितने हाथ पैर पटको, मुला चैन से रहब बदे नहीं है। कहकर ज़मीन पर बैठकर अपने आंसू पोंछने लगी। कुछ देर लगी थी उन्हें सामान्य होने में। अल्लाह मियाँ को लागत है, हमसे कोनो दुश्मनी है। हम माँ बेटी का साथ ऊपर वाले का भी अच्छा नहीं लग रहा है। सोचित हैं हम दोनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएं तो सबके कलेजे जुड़ा जाएं। अम्मू के शब्द जैसे किसी अंधेरे कुएं से निकले थे। वे फिर आंसू पोंछने लगी कि मैंने सांत्वना व साथ का हाथ रखा था उनके कंधे पर। अल्लाह मियाँ को आपसे दुश्मनी नहीं, ईश्वर जिसे परीक्षा के लायक समझते हैं उसी की परीक्षा सबसे ज़्यादा लेते हैं। हुआ क्या? कोई नई बात? मैंने उनकी भीगी आंखों में सीधे देखते हुए पूछ लिया। हुआ का वही तहरीका जैका हम बिन माँ का बच्चा सोच के रख लिया रहा कि छोट बच्चा है बिन माँ का, हम पाल दें। सोचा पुण्य का काम है, पुण्य तो मिला नहीं, लागत है सांप का पाल लिया। जीना हराम करे है, ये का बाप सिखात है, हम जानती हैं, मुला उका हम कछु बिगाड़ नहीं सकती हैं। सो अब हम अपन जी पक्का कर लिया है कि अब अपनी बुचिया के साथ या तो हम जहर खाए लें या यहाँ से कहीं और चली जाएं। अम्मू का निर्णायक स्वर सुन मैं हतवाक सी उनका मुंह देखती रह गई थी। अरे ऐसे कैसे? आप अपने खून पसीने से एक एक पैसा जोड़ के बनाया घर दूसरे को सौंप के चली जाएंगी? एक्सीडेंट के डर से क्या कोई रास्ता चलना छोड़ देता है? थाने में शिकायत करिए इन लोगों की, कहिए कि वो आपकी बच्ची को परेशान करता है, उससे जबरन शादी करना चाहता है कि आपका जो भी है उस पर उसका पक्का कब्जा हो जाए। अरे बहू जी, हम गरीब, ऊपर से औरत जात, कौन सुनत है? फिर हम का रिपोर्ट कराई? वो तो हमारी शिकायत पहले ही कराया है थाने में। आपने कौन सा जुर्म कर दिया जो वो आपको शिकायत कराया? अब का बताइए आपसे। वे निरीह निगाहों से कुछ देर मेरा मुंह देखती रहीं, फिर बोली, अच्छा एक बात बताओ बहू जी, 12 बरस पहले कोनो बच्चा गायब हुई गया होए तो जौन वो बच्चा ले गया होए तो पुलिस ऊ का पकड़ सकत है?
ये कैसी बात कर रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। 12 वर्ष पहले बच्चा गायब हो गया, किसका? हम आपको पूरी बात बताती हैं। काहू से कहियो ना बहू जी। अम्मू के प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े हाथ व चेहरे पर लाचारी व दयनीयता की स्याही पुती देख मेरा दिल भर आया था। असल में हमारे भाई की ससुराल हमारी ससुराल के बगल वाले गांव में है। सो इन लोगों का कहूँ से पता चल गया है कि बुचिया हमार औलाद नहीं है। ये का हम कहूँ से चुरा लाई हैं। असल में जिस दिन हम ऊ बार आई रहीं वही दिन स्टेशन के इलाके में दंगा हो गवा रहा। कई औरतें और बच्चा गायब हुई गए रहे। ये बुचिया एक बेंच के नीचे हमका पड़ी मिली थी। सच्ची बुचिया कसम बहू जी, हम ईका यसने नहीं उठा लिया। पहले पुलिस वालन के सामने ही ले गई थी हम। मुला वो हमका उल्टा धमकाए लागे कि पाले नहीं चुकरा सो अपनी मुसीबत हमरे माथे मड़ रही है, जाओ भागो यहाँ से। तब हम कसम खाए के बताया कि हमरे औलाद नहीं है, तभी तो हमरे ससुराल वाले हमका निकाल दिए। बच्चा होते तो हम ऐसे काहे भटक रही होती। लेकिन तब वो बच्चे का रखे को तैयार नहीं भय। पुलिस वाले बोले तुम्हारे तो बच्चा है नहीं, ये का ले जाओ, मगर अपना पता बताए जाओ, कोई पूछेगा तो बता देंगे। फिर हम का करती, लाती ना तो का छोड़ देती नन्ही जान को। अब तुम ही बताओ हम का करें। हमें तो अब अपनी बुचिया को ऊ अपड़ गंवार से बचाना है। ओके लिए हम ई घर का ई दुनिया भी छोड़ सकती हैं। अब आप ही कोनो रास्ता बताओ। रास्ता तो मेरे पास एक ही है कि आप लखनऊ चली जाइए और अपने घर को ताला लगा जाइए। हाँ, यही तो हम चाहती हैं। कितनी बार आपकी बहन कह चुकी हैं, पर हमारी बुद्धि में नहीं आवा। अब हम मुन्नी को लेके कोनो खतरा मोल नहीं ले सकती। आप उन्हें बता दो, कहें तो हम कल ही रात में चली जाओ। आज की रात तो जैसे तैसे काट लो मुला काली। ठीक है, एक बार मैं उनसे पूछ लेती हूँ, लखनऊ में ही हैं कहीं, गए तो नहीं हैं वो लोग। मैंने अम्मू से अगले दिन शाम को कॉलोनी में मिलने को कहकर विदा ली। पर दूसरे दिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब अम्मू नहीं आई, क्या हो गया, कहीं ताहिर सच में तो पुलिस के पास नहीं चला गया और पुलिस ने झगड़े फसाद के डर से मुन्नी को ले जाकर किसी अनाथालय के हवाले तो नहीं कर दिया। अम्मू का तोता है वो, उसके प्राण बसते हैं उसमें, कैसे जिएगी वो उसके बिना। चलूँ देखूँ तो कि हुआ क्या। मेरे भावुक अंतर जैसे ही अम्मू के घर जाने को हुआ कि दुनियादार दिमाग ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, पागल हुई हो, एक तो इतनी देर वैसे भी हो गई है, ऊपर से अम्मू के घर का रास्ता भी कल ही कितनी बार गिरते गिरते बची हो, हार कर वापस आ गई। पर अम्मू की चिंता बेताल सी सारी रात सर पर सवार रही, जिसने नींद को आंखों के आसपास फटकने तक नहीं दिया। पहली बार ये एहसास हुआ कि दुनिया भर की जानकारी रखने का दम भरने वाले हम खुद को ही पूरी तरह से कहाँ जान पाते हैं। अब अम्मू से मुझे हमदर्दी बेशक थी, पर उनकी चिंता कभी मुझे सारी रात सोने नहीं देगी। उनसे इतना लगाव कब, कैसे और क्यों हो गया मुझे नहीं पता। खैर, जैसे तैसे सुबह के सत्र का काम निपटाया और अम्मू के घर जाने के लिए निकलने लगी कि निशा आ गई। कुछ पता चला आपको? छूटते ही पूछ लिया था उसने। किसका पता चला? सवाल के एवज सवाल करती मैं उसका मुंह देखने लगी थी। अरे वही आपकी अम्मू, पुलिस ले गई दोनों को, साथ में ताहिर को भी। मैं अभी उन्हीं के घर गई थी, रावी के स्कूल गई थी तो सोचा ब्लाउज़ ठीक हो गए होंगे तो लेती चलूँ। उनके घर में तो ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया, सुना खींचतान में अम्मू के हाथ में चोट भी लग गई थी। अरे ये कब हुआ? कल रात ही तो, निशा ने बताया और ये कहती हुई चलती बनी। चलूँ फिर रावी आती होगी, मुझे तो अब दीपावली के दिन पुराना ब्लाउज़ पहनना पड़ेगा, ये तय है। निशा को अपने ब्लाउज़ की चिंता थी और मेरे भीतर अम्मू के मुस्तकबिल को लेकर निराशा व अवसाद का कुहासा पसर गया था। कैसे जिएगी अम्मू अपनी बुचिया के बिना? पुलिस अम्मू को तो छोड़ ही देगी 2-4 दिनों में, पर मुन्नी अब उनके साथ नहीं रह पाए, ये मुमकिन नहीं। धर्म ध्वजा वाहक कहाँ मानेंगे कि एक माँ के लिए ममता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पर एक दिन ही बीता था कि दोपहर की तेज़ तीखी धूप में गेट खटका था। जैसे कि उम्मीद थी अम्मू थी, पर आज जैसे उनका कायांतरण हो चुका था। आज उनके होठों पर सप्रयास चिपकाई गई मंद मुस्कान की जगह उनका पूरा चेहरा ही नहीं, उनका अंग अंग ताज़ा खिले फूलों सा मुस्कुरा रहा था।
पिछले 8 सालों में मैंने अम्मू को कभी इतना तनाव मुक्त नहीं देखा था। आपकी बड़ी चिंता हो रही थी, मैंने छूटते ही कहा था। चलो सब बताती हैं। मैं जब तक गेट बंद करके आई, माँ बेटी ने सदा की तरह बरामदे का कोना पकड़ लिया था। उनकी दुनियावी चिंताओं से लगभग मुक्त मगन मुख मुद्रा देखकर लग रहा था कि सूरज के लगभग जला देने वाले तेवर उन्हें जरा भी प्रभावित नहीं कर पाए हैं। वाकई मन का मौसम हरा भरा हो तो बाहरी तपिश का असर नहीं होता। उनके बगल में कुर्सी पर बैठते हुए सोच रही थी कि अम्मू बताने लगी, वो आपन हरकत से बाज थोड़े ना आवा, संजय के शिकायत करे आवा रहा। हमें कछु लाग रहा था कि ये कछु खिचड़ी पका रहा है चुप्पे चुप्पे, तभी तो डर लाग रहा था हमें, और वही हुआ। आदतन अम्मू सर से खिसक गए दुपट्टे को ठीक करने लगी। फिर बोली, जैसे ही हम माँ बेटी खा पी के लेटी कि दरवाज़ा खटका। हम सोचा कि तहरवा खुद खोली ओकर बाप होई। रोज़ खोलते रहा, मुला उई बखत चुपाई मार गवा। हम जब तक उठी दरवाज़ा तोड़े लाग ये लोग। खोला तो सामने 4-5 पुलिस वाले और उनके संग 4-5 आदमी रहे। हम तुरते समझ गई कि ये सब तहरवा का किया धरा है। तभी जौन सबसे आगे रहे दरोगा जी बोले, ये तुम ही फातिमा हो? हमें पता चला है कि तुम्हारे घर में कोई हिंदू लड़की है और तुम इसे कहीं से चुरा कर लाई थी। देखो सीधे से सच बता दो वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, दंगा भी हो सकता है। दंगा क्या होता है जानती तो होगी। अगर बात सच है तो लड़की हमारे हवाले कर दो। दरोगा अकड़ रहा था और हम ओका मुँह देख रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर पता नहीं क्या सूझा हमें कि भीतर गई और ये काले वाला आई और दरोगा के आगे ढकेल दिया। अम्मू मुन्नी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, फिर कुछ देर लंबी लंबी सांसें लेकर छोड़ी, फिर बोली। हम कहा, लो दरोगा जी ले जाओ। हमरे घर में अंधेरा करे से दंगा होए से बचा सकत हो तो बचा लियो। हमरा का रही पैबे तो रही बे, नहीं तो मर जा। तनिक रुको, ये का कपड़ा लत्ता तो ले आई। भीतर गई और बस सोच लिया कि जौन लोग हमरी कमाई खाए के लानी बैठे हैं उनकी मनसा पूरी ना होए देव। हमरे बात देखे थे कौन कचौरी खबात हैं ई हराम खोर का। अम्मू अपनी बाईं कलाई पर बंधी पट्टी सहलाने लगी कि मैंने पूछ लिया, ये चोट कैसे लगी? इससे पहले कि अम्मू बोलती मुन्नी बोल पड़ी, पता है आंटी, हमरे कपड़ा लेन गई और आपन हाथ काटत चली आई। इतना खून बहे लगा कि पुलिस वाले भी घबराए गए। जल्दी से गाड़ी में बैठा लेन और सीधे अस्पताल पहुँचाएन। हम तो घबराए गई और ज़ोर ज़ोर से रोए लगे। तुम रही कहाँ? मैंने पूछा। इस बार जवाब देने की कमान अम्मू ने संभाल ली। यहू का बैठा लिहन वो लोग अपनी गाड़ी में। बड़े वाले दरोगा जी बड़े भले आदमी हैं, ई का खबाइन पिबाइन। वो सब तो ठीक है, पर उस शिकायत का क्या हुआ जो ताहिर ने किया? मैंने अम्मू को याद दिलाया। हाँ वही तो बतावे जाए रही हैं। ई इतना ज़ोर ज़ोर से रोई कि वो सब समझ गए। आखिर मनई मानुस होते हैं, कोनो जानवर तो होते नहीं हैं पुलिस वाले। हमार मरहम पट्टी करवाइन, फिर घर छोड़ गए और तहरवा का पहले तो 2 डंडा लगाइन। फिर कहें कि माँ बेटी के पीछे मरने को तैयार, बेटी भी रो रो के मरी जा रही है, फिर तुम्हारे पेट में दर्द काहे हो रहा है? खबरदार इन माँ बेटी की ओर आँख उठा के भी देखा कबहूँ। जौन दिन शिकायत मिली तो उल्टा लटकाए देव, समझे? सीधी तरह रहे का होए तो रहो वरना रास्ता नापो। आपन नंबर दे गए कि कभू कोनो दिक्कत होए तो बताना। अम्मू ने आज अपनी सारी उदासी व अवसाद बुहार कर फेंक दिया था। उनकी मुग्ध मगन मुद्रा देख सदा उनके कंधे पर बेताल सा लटके रहने वाला दुख भी अपना सर धुन रहा होगा। मैं सोच रही थी। शाम गहरा गई थी। अच्छा अब चले थे बहू जी। अम्मू ने अपनी बुचिया का हाथ पकड़ा और गेट के बाहर निकली कि सामने से आती किसी गाड़ी की हेडलाइट ठीक उनके चेहरे पर पड़ी थी। उस दम अम्मू का चिचकरू सांवला चेहरा दुनिया की सबसे सुंदर माँ में तब्दील हो गया था जैसे। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी रोशनी रूबरू। मातृत्व की गरिमा से भरपूर कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।